Hello students, here I'm discussing few things about SHM related to the phase. So you see, this is concept of phase in SHM. So the first point is what? जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो this is one complete oscillation. मीन पोजीशन, एक और जाना वापस आना मीन पोजीशन पे, फिर दूसरी ओर जाना, फिर मीन पोजीशन पे वापस आना, is what? One complete oscillation. And in terms of phase, one complete oscillation is equivalent to 2 pi phase angle. और इक्वेशन में जो इक्वेशन में होगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर पूरा एंगल है, दिस इज द phase angle. Exactly, this is what phase angle. So that means what? If one complete oscillation is completed, then the phase suffered is what? 2 pi. That means कि 1/4 oscillation is completed means phase suffered is pi by 2. Half of the oscillation is completed, that is what? Phase pi. Right? अब आप एक चीज देखो कि जैसे एक पेंडुलम अभी मीन पोजीशन से इस ओर मीन पोजीशन पे है, राइट की ओर जा रहा है, एक दूसरा पेंडुलम मीन पोजीशन पे ही है और लेफ्ट की ओर जा रहे हैं. इज दैट क्लियर? मीन पोजीशन पे और लेफ्ट की ओर जा रहे हैं. सो दोनों में इसका इस वाले पेंडुलम ने आधा ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा, फिर यहां आया होगा, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस इज पाई. राइट? तो फेज डिफरेंस पाई होगा या फेज डिफरेंस कितना होगा? इट विल बी इन जनरल 2n minus 1 pi, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, etc. Similarly, one pendulum is in the mean position going along this direction. Another pendulum is also along in the mean position and going along the same direction. अब maybe कि ये वाला इन दोनों में हम बोलेंगे they are in the same phase. They are in the same phase. तो जब same phase में होंगे तो phase difference कितना होगा? 2n pi. या तो 0 होगा, n के लिए 0 डालोगे 0, या फिर 2 पाई या 4 पाई. मतलब मे बी कि हुआ क्या होगा, एक ऑसिलेटर का अभी स्टार्ट किया, दूसरे ऑसिलेटर का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है और इस ओर जा रहे हैं, या दो ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे इस ओर जा रहे हैं, तो दैट्स सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब फेज डिफरेंस 2n पाई के टर्म्स में आप डिनोट कर सकते हो, और ऑपोजिट फेज का मतलब 2n minus 1 pi. And this phase is really very important when you solve the questions of SHM. इस हिसाब से देखो, बोला गया कि एक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड t है. टाइम पीरियड इज व्हाट? t. राइट? अब आपसे ये पूछा गया कि इन व्हाट टाइम it will reach from x equals to a by 2 to x equals to a. A is the amplitude. तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन से ए पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा? इज दैट क्लियर? तो आप इसे कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं करोगे कि आपने बोला कि एक मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक पहुंचने का टाइम t by 4, तो फेज हो गया पाई by 2, और फिर जब आप पूरा x इक्वल्स टू a by 2 उसका भी हाफ, तो पाई by 2 का हाफ हो गया पाई by 4, यानी कि दोनों में फेज डिफरेंस हो गया पाई by 4 का, और टाइम आपने बोला हो गया कितना? t by 4 का हाफ, दैट इज व्हाट? t by 8. दिस इज रॉन्ग.
आप फेज में कंपैरिजन तब करते हो जैसे मान के 11 क्वार्टर पूरा का पूरा इस क्वार्टर के जैसा है, लेकिन इस क्वार्टर का आधा पार्ट इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है। मीन पोजीशन के पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी और मीन पोजीशन से दूर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये कोई यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं है। यहाँ तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। एसएचएम में तो एक्सेलरेशन इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन मतलब व्हाट काइनेमेटिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक केस वो होता है जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में, उसके बाद जिसमें कि आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लेते हो। दूसरा केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसमें कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हो। तीसरा केस जिसे कैलकुलस से करते हो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो ये जो केस है ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस है एसएचएम। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम, तो आपने बोला t/4, इसका हाफ किया t/8। आपको काइनेमेटिक्स की हेल्प से निकालना भी नहीं है क्योंकि एसएचएम में ऑलरेडी डिराइव इक्वेशन है x इक्वल्स व्हाट a sin ओमेगा t, है ना। सो आपने निकाला कि x इक्वल्स टू a/2 जब होगा a sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t इक्वल्स व्हाट half. It implies that omega t equals what? Pi/6. Omega is what? 2 pi over capital T. So omega get 2 pi. So t equals to 2 pi/6 upon फिर omega t, और omega t आपको 2 pi over capital T. So 2 pi over capital T. So this what? ये आपका आ गया pi/6 था। pi by मैं से दोबारा से लिखता हूँ t equals to pi/6 upon omega, and omega is 2 pi over capital T. So that becomes what? t/12. यानी कि मीन पोजीशन से और हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना है t/12, और मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना है t/4। सो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का टाइम t/4 minus t/12, that comes to be equal to t/6। तो ये टाइम t/8 नहीं आएगा, t/8 से बड़ा आएगा t/6, है ना। यहां से यहां तक का टाइम मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड आने का टाइम t/12, और बाद वाला टाइम क्या हुआ t/6 हुआ, और दोनों का टोटल t/4। तो आपको इसमें जो ऑलरेडी बने हुए इक्वेशंस हैं आपको इनसे करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप काइनेमेटिक्स का थर्ड केस है जिसमें कि एक्सप्रेशन वेरिएबल है आप उससे करो, कोई जरूरत नहीं, सीधे इक्वेशंस को यूज करो उससे करो। अब जैसे मान आपसे बोला गया कि दो ऑसिलेटर है सेम टाइम पीरियड वाले, ठीक है ना, और ये इस तरीके से मिलता है कि एक ऑसिलेटर अभी x = a/2 पोजीशन पे है और इस ओर जा रहा है, और एक ऑसिलेटर है कि वो x = a/2 पोजीशन पे है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं। इनमें फेज डिफरेंस कितना होगा, राइट, इनमें फेज डिफरेंस कितना होगा। तो आपको देखो करना क्या है, अभी अभी आपने निकाला कि x = 0 से x = a/2 तक का फेज कितना था, pi/6 निकाला था ना आपने। x = a sin ओमेगा t, x ये डाला a/2 = a sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t की वैल्यू क्या आ गई थी, हाफ। तो ओमेगा t कितना आ गया, ओमेगा t इज अ फेज, कितना आ गया pi/6 आ गया। तो यहां से यहां तक का फेज जो कवर किया pi/2, सॉरी pi/6 कितना आया, यहां से यहां तक का फेज जो आपका फेज ओमेगा टी की वैल्यू आ गई आपकी sin ओमेगा टी हाफ आया। सो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई pi/6, फेज आया pi/6। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का फेज pi/2। तो यहां तक का फेज आया, मैं लिखता हूं phi1 pi/6, यहां तक का फेज phi2 = pi/2। तो यहां से और यहां तक का फेज कितना हुआ, दिस इज pi/2 minus pi/6, this becomes 6। So this is 3 pi minus pi
दैट इज व्हाट 2π/6, दैट इज व्हाट π/3, ये फेज π/3। तो अब इस ऑसिलेटर ने क्या किया, π/3 फेज गया और π/3 फेज वापस आया। इसके कंपैरिजन में π/3 फेज यहां गया और π/3 वापस आया, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा 5 की वैल्यू आ गई 2π/3। अंडरस्टूड। मतलब उन रेस्पेक्टिव पोजीशंस का फेज निकालोगे और इक्वेशंस की हेल्प से, जो ऑलरेडी बने हुए इक्वेशंस उनसे, और फिर आप फेज डिफरेंस निकालोगे। सो दिस व्हाट 2π/3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब आप देखोगे जैसे बोला गया आपसे, दो ऑसिलेटर्स हैं, एक का टाइम पीरियड t1, दूसरे का टाइम पीरियड t2, एंड t1 इज ग्रेटर देन t1 t2 से बड़ा है। तो आफ्टर ए टाइम t, आफ्टर टाइम t, what will be their phase difference? इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? आप देखो, t1 टाइम में इसके ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे t2 वाले के t/t2, और इसके ऑसिलेशंस कंप्लीट कितने होंगे t/t1। इतने ऑसिलेशंस का फर्क आ गया। इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था, है ना, तो बाद में फेज डिफरेंस कितना आ गया, 1 ऑसिलेशन मींस 2π फेज एंगल, तो इतने ऑसिलेशंस का मतलब इनटू 2π, दिस इज अ फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस होगा 5 equals to t/t2 minus t/t1 multiplied by 2π will be what, this will be the phase difference। इतना फेज डिफरेंस दोनों में क्या होगा, जनरेट, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये बोला जाता कि पहले से सेकंड वाले का फेज फाई नॉट ज्यादा था, तो टी टाइम पे कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो क्योंकि जिसका फेज बाद में ज्यादा हो उसी का पहले ज्यादा था, तो प्लस फाई नॉट कर देते, और अगर पहले इसका फेज ज्यादा होता तो आप फाई नॉट माइनस दिस थिंग कर देते बाद में फेज डिफरेंस, राइट। अब एक ये देखोगे, देखो जैसे बोला गया कि एक का टाइम पीरियड t1, दूसरे का टाइम पीरियड t2, they start oscillating t1 t2 is less than t1, ठीक है। अब बोलेंगे they start with the zero phase difference, तो the we can say they are starting with the in the same phase, ठीक है। अब बोला गया after how many oscillations of smaller oscillator they will be again in the same phase, in the same phase, ठीक है ना। कितने ऑसिलेशंस के बाद छोटे ऑसिलेटर की वो एक बार दोबारा से सेम फेज में आ जाएंगे। तो सेम फेज में आने का तरीका क्या होगा बच्चों, दोनों के एक एक ऑसिलेशन पूरे हुए, ये हुआ बड़े वाले का पूरा हुआ, और छोटा वाला ऑसिलेटर इस देर में क्या होगा, एक ऑसिलेशन से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है। अब बड़े वाले का एक और ऑसिलेशन पूरा हुआ, छोटा वाला थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा, और आगे निकलते निकलते सर्टेन टाइम के बाद जब छोटे वाला ऑसिलेटर बड़े वाले से एक ऑसिलेशन आगे निकल जाएगा, तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, 2π फेज डिफरेंस, है ना, 2π फेज डिफरेंस, तो सेम फेज फिर से आ जाएगा। तो दैट मींस कि जितनी देर में छोटे वाले ऑसिलेशन के n ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे, ठीक है ना, तो n ऑसिलेशंस का टाइम होगा n इंटू टी, उतनी ही देर में बड़े वाले के n-1 कंप्लीट होंगे, तभी तो 2π का फेज डिफरेंस आएगा, और ये टाइम सेम है। छोटे वाले ऑसिलेटर के n ऑसिलेशंस का टाइम n इंटू t2, बड़े वाले ऑसिलेटर के n-1 ऑसिलेशंस का टाइम n-1 इंटू t1। आप इससे n की वैल्यू निकालोगे। अच्छा, n की वैल्यू जरूरी नहीं कि इंटीजर आए, 3.4 भी आ सकती है, 2.3 भी आ सकती है, जो भी आती है, जो भी आएगी वो करेक्ट है। दिस इज क्लियर, ठीक है। और ये बार बार सेम फेज में आए, जैसे एक बार n ऑसिलेशंस में आया,
फिर इसके बाद क्या होगा, दो ऑसिलेशंस का फर्क आ जाएगा, n इंटू टी टू इक्वल n माइनस टू इंटू T1, एक n की और वैल्यू आएगी, फिर तभी सेम फेज में फिर तीन ऑसिलेशंस। इज दैट क्लियर? सिमिलरली वो लोग बोल सकते हैं कितनी देर के बाद, छोटे वाले ऑसिलेटर के कितनी देर के बाद वो अपोजिट फेज में आएंगे। तो अपोजिट फेज में आने का मतलब क्या हुआ कि जब एक के छोटे वाले के n ऑसिलेशंस होंगे तो बड़े वाले के कितने होंगे, बड़े वाले के कितने होंगे n माइनस वन प्लस हाफ, यानी कि n माइनस हाफ ऑसिलेशंस। इनमें दोनों में हाफ ऑसिलेशन का फर्क है। हाफ के बाद फिर दोबारा से अपोजिट फेज में 3/2 ऑसिलेशंस का फर्क आएगा। तो ये क्वेश्चन है। नाउ सी, अब एक और कॉन्सेप्ट फेज से रिलेटेड, जैसे बोला गया दो ऑसिलेटर्स हैं, उनका टाइम पीरियड टी सेम है, टाइम पीरियड टी सेम, एम्पलीट्यूड ए है। अब दे हैव सम इनिशियल फेज डिफरेंस, दे start oscillating with some initial phase difference। पूछा ये गया कि what will be some phase difference phi, what will be phi if maximum separation between them during the oscillation is a root g। जितना एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम सेपरेशन उनके बीच का कभी भी ऑसिलेशन के दिन a रूट जी है, तो उनका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या था। सो लुक एट दिस, होगा क्या, तो हम इसे ऐसे लेते हैं, मैं पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन वाले पॉइंट पे आता है, यू कैन अंडरस्टैंड। मान ली दोनों ऑसिलेटर्स मीन पोजीशन से अपोजिट साइड में है, इक्वल डिस्टेंस दूर है, और एक ऑसिलेटर दूसरे ऑसिलेटर को फॉलो कर रहा है, मतलब एक इस ओर जा रहा है तो दूसरा भी इसी ओर जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस दूर है, अपोजिट साइड में है, और एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, राइट। अब इसके जस्ट पहले क्या होगा, इसके जस्ट पहले यह ऑसिलेटर मीन पोजीशन से थोड़ा सा पास होगा और यह ऑसिलेटर मीन पोजीशन से थोड़ा दूर होगा, तो जो दूर है उसकी स्पीड क्या होगी, कम, और जो मीन पोजीशन से पास में है उसकी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा। तो जब एक की स्पीड ज्यादा एक की कम, तो सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अब जब इक्वल डिस्टेंस पे आ गए मीन पोजीशन से, तो इस मोमेंट पे सेपरेशन ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो ऑसिलेटर फॉलो कर रहा है वो मीन पोजीशन के करीब पहुंच गया, उसकी स्पीड ज्यादा, जो ऑसिलेटर दूर जा रहा है उसकी स्पीड कम, क्योंकि मीन पोजीशन से दूर चला गया। तो अब क्या होगा, पीछे ऑसिलेटर की स्पीड ज्यादा, आगे वाले की स्पीड कम, तो इसे क्या करेगा, सेपरेशन को कम करेगा। दैट मीन्स कि जब उस मोमेंट पे जब वो इक्वल डिस्टेंस दूर है और एक ऑसिलेटर दूसरे ऑसिलेटर को फॉलो कर रहा है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि उसके पहले सेपरेशन लगातार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। उस मोमेंट पे जब इक्वल डिस्टेंस पे मैक्सिमम हो गया और उसके बाद सेपरेशन क्या हुआ, कम होने लगा। इज दैट क्लियर? सो आपको याद ये रखना है कि दोनों ऑसिलेटर ऐसे केस में मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस दूर होंगे और एक ऑसिलेटर दूसरे को फॉलो करेगा। सो इसके लिए अगर फेज डिफरेंस फाई निकालूं मैं, सो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब ये a रूट 3 है, सो दिस बिकम्स, ये आ गया a रूट 3/2। सो a रूट 3/2 इज इक्वल टू a sin of omega t। Sin of omega t is equal to root 3/2. That means omega t is equal to 2 pi/3. Sorry, pi/3. I'm sorry. This is what, pi/3। तो एक का फेज pi/3 इससे ज्यादा और एक का फेज pi/3 कम है, तो डेल्टा फाई कितना आ गया, इट इज 2 pi/3। Is that clear? So I hope that you got sufficient idea about how to use the phase
how to solve the questions related to the phase. So students, that's all for this session.